अब देखिए इस केस में गजादर वर्सेस रोमवी का केस है, 1938 का केस है। क्या कर रहा है कि अ थिएटर वाज सबलीज्ड, अ थिएटर, थिएटर जो है ना मूवी वगैरह वाला, वो थिएटर वाज सबलीज्ड एंड द सबलेसी वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग द थिएटर बाय द ओरिजिनल लेसर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अ थिएटर वाज सबलीज्ड एंड द सबलेसी, मान के चलिए कि एक ओरिजिनल ए है, ये बी को दिया और ये जो है सी को दे दिया, ठीक है। अ थिएटर वाज सबलीज्ड मतलब थिएटर बी लिया था और उसके बाद सबलीज को सी को दे दिया, एंड द सबलेसी वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग द थिएटर बाय द ओरिजिनल लेसर। अब ए जो है उसको मना कर रहा है कि तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो। देखिए ये किससे लिया, ये तो बी से लिया है, बी ने, बी और सी के बीच में डील है, क्योंकि यहाँ पे लेसी और सबलेसी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल ओनर है वो उसको मना कर रहा है कि नहीं जी, नहीं यूज करने देंगे, ठीक है। अब यूजिंग द थिएटर बाय ओरिजिनल लेसर ऑन द ग्राउंड दैट अ नोटिस वाज सर्व्ड ऑन द लेसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। अब बोल रहा है कि देखो तुमको यूज नहीं करने देंगे, क्यों? क्योंकि एक नोटिस दे दिया गया था ए के द्वारा बी को, ए के द्वारा बी को कि भैया ये लीज को डिटरमाइन कीजिए, ये खत्म कीजिए, या फिर जो भी होगा। जैसे एक क्लॉज ये भी होता है ना कि जरूरत पड़ने पे दोनों पार्टी में से कोई भी 30 दिन के अंदर नोटिस दे करके आपसे वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, या फिर जो लेसी है वो भी प्रॉपर्टी को छोड़ सकता है, ये क्लॉज होता है। तो ये दे दिया होगा, ए ने दे दिया होगा बी को, लेकिन इन द मीन टाइम बी जो है सी को दे दिया, शायद इस तरीके की चीजें हुई होगी। द सब लेसी हैड टू पे एन एडिशनल अमाउंट ऑफ द टू द प्रोप्राइटर द ओरिजिनल लेसर एंड देन टेक द लीज। इट वाज हेल्ड दैट देयर इज अ वायलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लेसर एंड द सब लेसी कैन sue the original lessor for damage for violation of the quiet enjoyment of the property। अब यहाँ पे ये तो बोल दिया कि चूंकि हमने नोटिस दे दिया था बी को कि इसको खाली कराना है कुछ इस तरीके का, तो नोटिस को नजरअंदाज करके ये जो है आपको दे दिया गया है, और इसीलिए मैं ए जो है उसको मना कर रहा था कि चूंकि प्रोप्राइटर प्रॉपर्टी उसका है तो वो मना कर रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखेंगे बी और सी के बीच में रिलेशन है, वही रिलेशन है जो ए और बी का है। तो बी सी ये कह सकता है कि ये तो मैंने बी से लिया है, तो आप बी से सलट लो, आप मुझे क्यों रोक सकते हो? आप मुझे रोकने वाले कौन होते हो? ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल होता है। तो यही चीज को दोबारा यहाँ पे पढ़िए क्या कर रहा है कि द सब लेसी हैड टू पे एन एडिशनल अमाउंट टू द प्रोप्राइटर। अब ये जो है चूंकि थिएटर ले लिया और इसका काम शुरू हो गया, ऑब्वियस सी बात है सी को क्या करना पड़ा, पैसा देना पड़ा ए को। चूंकि बी से लिया था, बी को पैसा तो दिया ही दिया था ये। एट द सेम टाइम सी को, ए को भी पैसा देना पड़ा, क्योंकि ए का प्रॉपर्टी था, ए प्रोप्राइटर था। उस सिचुएशन में सी ने ए को भी पैसा दिया, उसके बाद वो अलाउ किया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एंड देन टेक द लीज, इट वाज हेल्ड दैट देयर इज अ वायलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लेसर। अब बोल रहा है कि जो ओरिजिनल लेसर कौन है, ये है। तो बोल रहा है कि देयर वाज, इट वाज हेल्ड, तो कोर्ट ने ये माना, ये तो कर दिया, ये तो ऐसा कर दिया, लेकिन कोर्ट में जब मैटर गया तो कोर्ट क्या कर रहा है, इट वाज हेल्ड दैट देयर इज अ वायलेशन ऑन द पार्ट ऑफ ओरिजिनल लेसर एंड द सब लेसी कैन sue the original lessor for damage for violation of the quiet enjoyment of the property। अब ये काम तो कर लिया, ये ने पैसा ले लिया, लेकिन यहाँ पे सी के पास राइट है कि वो कोर्ट में जाए और ये कहे कि आप कौन होते हो पैसा लेने वाले, जब मैं बी से लिया हूं, और बी से जब मैंने लिया तो क्या चीज ट्रांसफर हुआ, इंजॉयमेंट का, पीसफुल इंजॉयमेंट का राइट हमने ट्रांसफर किया था बी ने सी को। अब उस सिचुएशन में आप यदि मना करोगे मुझे थिएटर नहीं चलाने से, थिएटर चलाने नहीं दोगे, इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि आप मेरा जो पीसफुल इंजॉयमेंट ऑफ द टू द दैट प्रॉपर्टी है वो इन्फ्रिंज होगा, और यदि इन्फ्रिंज होगा तो ऑब्वियसली बात है सी हैज एवरी राइट टू स्यू ए, और इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया, सी के पास राइट है ए को स्यू करने का कि इस तरीके की चीजें नहीं हो। आपको जो सलटना था बी से सलट लेते आप, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप मेरे मुंह से क्यों कौन होते बोलने वाले। अब समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन का आंसर मिला? जी सर, मिल गया। तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, अपने आप सब चीज डाउट खत्म हो जाता है डाउट, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आपको मैं एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा। एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको ये बताया था जब मैं कंसिडरेशन के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि देखिए कंसिडरेशन यूजुअली जो होता है वो पैसे के फॉर्म में होता है, वो मनी के फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे ये मनी के फॉर्म में नहीं होगा। तो अब समय आ गया है कि उस चीज को हम समझ पाए कि आखिर वो कौन सा केस है जिसमें हम ये बात करते हैं कि ये मनी के फॉर्म में नहीं होगा। ऑब्वियसली अब ये कह रहा है कि व्हेन टू पर्सन ट्रांसफर ओनरशिप, यदि दो पर्सन ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है, व्हेन टू पर्सन ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ द अदर, इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। अब इस पूरे सिस्टम को एक्सचेंज कहते हैं। क्या है सिस्टम? कहता है कि व्हेन टू पर्सन, मान के चलिए ए यहाँ पे है और यहाँ पे बी है, ठीक है, दो पर्सन है। व्हेन टू पर्सन ट्रांसफर ओनरशिप, ए जो है बी को ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया और बी ने
ए को ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिया, कुछ ऐसा है। अब कैसे किया उसको हम समझते हैं। व्हेन टू पर्सन ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ऑनरशिप ऑफ अनदर, ठीक है, इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। अब ये सेक्शन 118 में दिया गया है। जैसे मान के चलिए कि ए ने ये कहा कि देखो ये प्रॉपर्टी जो है, ये मेरा यहाँ पे जो लैंड है, ये लैंड तुम जो है ले लो, और उसके एक्सचेंज में जो है आप मुझे दूसरा लैंड कहीं पे दे दो। कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती है, क्योंकि ए को जो जरूरत था वो उस एरिया में था, बी को जरूरत था उस एरिया में, बी के पास उस एरिया में नहीं था जमीन, और जो जमीन था वो ए का था, और ए को जो जरूरत था वो जमीन उसका नहीं था, वो बी का था। तो उसने सोचा कि चलो ये कर लेते हैं कि आप मेरा वाला यूज कर लो, और मैं जो है आपका मैं ले लेता हूँ। यूज क्या कर लो, मतलब परमानेंट ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में चूंकि जो डायमेंशन था लैंड का, प्लॉट का, वो भी सिमिलर था और उसको काम भी था, उस सिचुएशन में इसने क्या किया कि पैसा नहीं दिया, पैसा का लेन देन नहीं हुआ। यहाँ पे बोला कि भैया तुम मेरे वाले को ले लो और तुम्हारा वाला मैं ले लेता हूं। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो काम है तुम्हारे एरिया में वो पर्पसफुल, उसका जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा, और चूंकि मेरे एरिया में मेरा जमीन नहीं है तुम्हारा है, तो वहां पे जो है मेरा काम हो जाएगा। उस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट तो दिया ही नहीं हमने, पैसा नहीं दिया ना। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल एक प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है दूसरे को ट्रांसफर किया, और दूसरा वाला ने पहले वाले को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे ऑनरशिप का ट्रांसफर दोनों तरीके से यहाँ पे हो रहा है, और विदाउट कंसिडरेशन कंसिडरेशन नहीं है, तो ये भी वैलिड होता है, लेकिन इसको हम सेल नहीं कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं एक्सचेंज। और यहीं पे कंसिडरेशन का अमाउंट जो होता है वो अमाउंट नहीं होता है, किसी और फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, यहाँ पे लैंड के फॉर्म में है एक दूसरे के लिए। या फिर कुछ और एग्जांपल ले लीजिए जिसमें हम किसी का लैंड लेते हैं और वो बोलता है कि नहीं ये वाला जो हाउस है मैं इसके बदले मैं आपको दे दूंगा, कुछ इस तरीके की बातें हो सकती है। तो वो उस तरीके से आप समझ लीजिए। तो फिर से मैं बता रहा हूं, कह रहा है कि व्हेन टू पर्सन ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ वन थिंग to the ownership of other, it is called exchange. सेक्शन 118 ऑफ टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्सचेंज कैन बी मेड ओनली बाय सेल। अब देखिए ये सेल हुआ नहीं, लेकिन अब यहाँ पे मैं बताऊंगा टेक्निकलिटी क्या है, जस्ट वेट कर लीजिए थोड़ा। उसके बाद कहता है द राइट्स and liabilities of the parties to the exchange shall be that of the rights and liabilities of the buyer to the extent of receiving, and that of the seller to the extent of giving. अब हमने बात की थी राइट एंड लाइबिलिटीज के बारे में, सेलर और जो है बायर का, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, वही बोला कि सेम लाइबिलिटी होगा। अब एक बार इलस्ट्रेशन देख लीजिए, क्लियरिटी और आ जाएगी, उसके बाद मैं दोबारा थोड़ा और बताऊंगा। अब क्या कर रहा है कि ए ऑफर्स टू सेल हिज कॉटेज टू बी, ए जो है बी को ऑफर किया कि एक कॉटेज है उसका, उसको वो सेल करे। बी इन कंसिडरेशन फॉर द कॉटेज सेल हिज फार्म टू द ए। अब बी क्या किया कि ठीक है कॉटेज तुम्हारा हम ले लेंगे, और ये फार्म है ए को पसंद है, तो बोला कि ये तुम ले लो, और उसमें एग्री हो गया कि ठीक है तुम कॉटेज मेरा ले लो और ये फार्म मतलब मैं तुमको दे दूंगा, और वो एग्री हो गया। तो अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी फॉर हिज कॉटेज, अब यदि वो फार्म अपना नहीं देता तो ऑब्वियसली बात है कॉटेज के लिए उसको कंसिडरेशन देना पड़ता है, कंसिडरेशन यदि नहीं होता तो वाइड हो जाता, वो चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया, इसको कॉटेज के बदले यहाँ पे फार्म दे दिया, ठीक है। ए हैज, अब यहाँ पे देखिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी फ्रॉम हिज कॉटेज ए हैज रिसीव्ड अ फार्म ऑफ बी। ये बात समझ में आ गई। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज, ये एग्जांपल है एक्सचेंज का। The rights and liabilities of the A will be that of the seller towards the sale of the cottage, and will be that of buyer towards the sale of the farm. ये right liability जो पहले मैंने बताया था वही होगा exactly, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है similarly right and liabilities of the B will be the that of the buyer towards the sale cottage and that sell। दोनों बात कर रहा है कि दोनों का right and liabilities दोनों का सेम होगा जो हमने सेल में बात करी है। अब यहाँ पे एक बात आप समझिए कि इस पार्टिकुलर टाइप के जो चीजें हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं। कंसिडरेशन जो पैसे के फॉर्म में है, मतलब कंसिडरेशन दे रहे हैं लेकिन पैसे के फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, हम किसी और फॉर्म में दे रहे हैं। यही इसमें, यही जो चीज है वो सेल और एक्सचेंज में डिफरेंस क्रिएट करता है, बाकी चीजें सेम ही है। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया कि इन वन वे ये सेल ही है एक तरीके से, ओनली बाय द सेल ही एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे बस पिक्यूलरिटी इस चीज का है कि यहाँ पे जो हम कंसिडरेशन अमाउंट देते हैं वो अमाउंट पैसे में नहीं देते, किसी और फॉर्म में दे देते हैं। इसीलिए बाकी जो राइट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, सेलर का, बायर का, एग्जैक्टली सेम इस पे लागू होता है। बस इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि हम पैसा
जो है कंसिडरेशन में नहीं देते हैं, और इसीलिए इसको हम अलग टॉपिक में पढ़ लेते हैं कि इसको एक्सचेंज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं, लेकिन है एक तरीके का सेल का ही पार्ट है, बस अंतर यह है कि हम उसको कंसिडरेशन का जो चीज है वो नहीं देते हैं। तो बस ये टेक्निकल डिफरेंस है, बस इतना, इसीलिए इसको अलग तरीके से 118 में दिया गया है टीपीए में। ये बात समझ में आ गया? सर अगर दोनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट है तो नहीं करेगा ना, दोनों पार्टी क्यों करेगा, दोनों पार्टी क्यों करेगा एक्सचेंज? आप समझ रहे हैं बात को? जैसे आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहती हैं, मैं वो खरीदना चाहता हूं, और यदि मैं कहूं कि मैं आपको इसके बदले में ये दूंगा, और उसका उस प्रॉपर्टी का पैसा सीधे आधा से भी कम है, तो आप क्या एग्री होगे इस पे? जबरदस्ती थोड़ी ना एक्सचेंज होगा जी, एग्री नहीं होगे। लेकिन यस चलो चलो अंशिका, आपने ये पूछा कि चलो हो सकता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, और उसमें हम कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा है कि हम एग्री हैं जी, हम एग्री हैं इसको करने के लिए। उस सिचुएशन में कोई इशू नहीं है, प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट हो जरूरी नहीं है। यदि मान के चलो कि ये मेरे पास मोबाइल है, ये मोबाइल है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको रिलेट मत करना, ये एग्जाम्पल, ये मान लो 20,000 का मोबाइल है, और 20,000 के मोबाइल को मैं आपको दे दूं, मैंने बोला कि चलो ठीक है 100 रुपीज में मैं ये दे रहा हूँ, इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट किए, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अंशिका? सिर्फ अंशिका बताएगी। यस सर। क्यों वैलिड होगा? 20,000 का आपको 100 में क्यों दे दूं मैं? सर क्योंकि फिर उसके बाद दूसरी पार्टी अगर मान जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही चीज यहाँ भी है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा था बेचने का, इस मोबाइल को, 20,000 का मोबाइल है, मैं आपको 100 रुपए में दे रहा हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं करता मैटर कि वैल्यू कितना था और कितने में बेच रहा है, ये टोटली सी बात है कि जब इसको इसको आप पूरा इसका होलिस्टिक है वो ओवरव्यू समझिए। यहाँ पे ये है कि जब हम दो पार्टी है, यहाँ पे सिविल मैटर है, यहाँ पे दोनों पार्टी डिसाइड करती है कि कौन सा चीज बेचना है और कितने में बेचना है। यदि वो एग्री है तो थर्ड पार्टी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ इस वजह से कि प्रॉपर्टी का वैल्यू कम करके बेच रहा है, इससे कॉन्ट्रैक्ट पे फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से जो आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने बताया आपको, यदि वो रेडी है एक्सचेंज करने के लिए तो क्या प्रॉब्लम है? दोनों पार्टी है, दोनों का अपना प्रॉपर्टी है, ओनरशिप राइट उसके पास है, डॉक्यूमेंट है, क्या दिक्कत है? यदि दूसरे का प्रॉपर्टी बेचे तब बात समझ में आती है, वो तो कर नहीं सकते आप। तो उसमें यदि एग्री है तो कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट होना जरूरी नहीं है लॉ के नजर में, लेकिन यूजुअली जब हम इन प्रैक्टिस बात करते हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एक व्यक्ति आपका कम वैल्यू का प्रॉपर्टी अपने ज्यादा वैल्यू वाले से क्यों एक्सचेंज करेगा? ये तो एक कॉमन वो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि एग्री कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो है डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज सर है। लेकिन ना सर कभी कभी सर पैसे भी सर बीच में आ जाते हैं। मान लो सर अगर मेरी जो प्रॉपर्टी सर इतने पैसे कम में है तो सर हम उसको भी सर मनी से पूरा कर ले सर तो। नहीं समझ में आया, दूसरा दोबारा बताइए और क्लियरली बताइए क्या पूछ रहे हैं आप। सर जैसे मान लो मेरे पास सर मैंने अपनी सर जो प्रॉपर्टी है वो सर सेल करनी है। एंड सर जैसे मैं ए हूँ और बी, और सर मैंने बी को देनी है, और सर बी ने मुझे अपना अपना जो घर है वो दे दिया। लेकिन सर जो मेरी प्रॉपर्टी है वो सर उससे महंगी है। तो सर इस केस में सर वो जो मतलब जो पैसे मेरे और बनते हैं तो सर वो मुझे बी सर पे कर देता है। तो क्या सर वो सर एक्सचेंज में आएगा? इस तरीके का एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं तो दोनों जो है हमेशा विदाउट कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन सॉरी मतलब कंसिडरेशन पैसे के फॉर्म में नहीं होता है, इसीलिए हम इसको एक्सचेंज में पढ़ते हैं। और आप ये जो बोल रहे हैं कि इसमें पार्शियली हमने क्या किया, वो प्रॉपर्टी दे दिया, और पार्शियली हमने कहा कि इतना पैसा जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा, इस सिचुएशन में ये आ जाएगा इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये भी सेल का ही पार्ट है, सेल का ही पार्ट होता है। चूंकि हम कंसिडरेशन पैसे के फॉर्म में नहीं देते हैं, इसलिए हम इसको एक्सचेंज में पढ़ते हैं। उस सिचुएशन में एक्सचेंज कोर एक्सचेंज तो नहीं होगा, क्योंकि एक्सचेंज में हम एक्सचेंज है ही इसलिए टेक्निकली कि वो पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी यदि आप देना चाह रहे हैं तो उस तरीके के क्लॉज बना करके आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल बेच ही नहीं सकते हैं, वो हो ही नहीं सकता, ऐसा ऐसा बात नहीं है। डिपेंड करता है कि एक्सचेंज का क्या डीड्स है, क्या आपने क्लॉज यहाँ पे बना करके रखा है। तो जब एक्सचेंज की हम बात करेंगे तो ये जो आपको इतना सिर्फ ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कि यहाँ पे कंसिडरेशन जो होता है वो पैसा
में नहीं होता है। लेकिन यदि आप चाहें करने के लिए तो बेसिकली वो आप सेल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सेल डीड बन जाएगा, एक्सचेंज डीड बन जाएगा, बस नाम में अंतर होता है, काम वही होता है। कंसिडरेशन तो ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस क्लॉज आपको बनाना पड़ेगा दोनों पार्टी कंसेंटेड हो। ओके सर। और कुछ? सर एक्सचेंज परमानेंट हो ये भी जरूरी है या जरूरी नहीं? है, जरूरी है। सेल परमानेंट होता है ना, ये जब सेल का पार्ट है एक तरीके से तो परमानेंट ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप एक्सचेंज तो वो फिर लीज में कर लो ना, वो तो लीज हो जाएगा। ए ने बी को लीज किया, बी ने सी को लीज कर दिया, मतलब एक दूसरे को लीज कर दिया, तो वो टेम्पररी है, इसीलिए प्रॉपर टाइम दे दिया गया यहाँ पे। लेकिन एक्सचेंज की जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, सेल क्या होता है, परमानेंट ही होता है ना। किसी चीज को बेच रहे हैं तो क्या दोबारा ले लेंगे उससे वापस आप? समझ रहे बात को? दोबारा यदि लेना है तो उससे खरीदना पड़ेगा ना आपको, समझ रहे हैं बात को? ले नहीं सकते आप, क्योंकि जब ट्रांसफर कर देंगे ओनरशिप को, आप यहाँ पे देखिए, बात समझिए, देखिए क्या है, पहला लाइन पढ़िए, व्हेन 2% ट्रांसफर ओनरशिप। अरे जब ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जी, तो आपके पास वो राइट कहाँ है? अब आपको लेना है तो उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना, वो बेचेगा तब ले सकते हैं आप। समझ में आया बात? जी सर। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन बताइए कि आप लोग जरूर अपने दोस्तों को बर्थडे गिफ्ट में देते होंगे कुछ ना कुछ, आप लोग जरूर करते होंगे, दोस्तों को कुछ ना कुछ गिफ्ट में देते होंगे। तो ऐसा सिचुएशन आप इन्विसाज कीजिए जिसमें आप दोस्त को कुछ देते हैं, लेट सपोज एक मोबाइल देते हैं, उसके बाद जो है बर्थडे हो गया, उसका सेलिब्रेट हो गया, उसके बाद आपका जो है उससे लड़ाई हो जाता है, मतलब 6 मंथ बाद, आफ्टर 6 मंथ उससे लड़ाई हो जाता है, और उसके बाद बोलते हैं नहीं जी आप जो है ना, मैंने गिफ्ट जो दिया था वो वापस करो। तो क्या वो वापस करेगा या करेगी? नहीं सर, क्यों करेगा? क्यों करेगा? हाँ, क्यों करेगा? गिफ्ट में मिलेगा, क्यों करेगा? अच्छा, सर नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। अभी मैंने नहीं। अभी मैंने पता नहीं उस पर वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन एक न्यूज आया था जिसमें ये कहा गया था कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और उसके बाद ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद शायद गुजरात का मैटर था या पता नहीं कहाँ का था, और इसमें उन्होंने क्या टर्म लिखा था, टेडी बियर मांगा था सर। हाँ क्या तो टेडी बियर वापस कर दो। उसका टर्म था क्या, तो मैं भूल गया, कुछ टर्म था उसमें। उन्होंने केस फाइल किया लोअर कोर्ट में कि मेरा जो इस पे मैंने खर्चा किया है लड़की पे, इंक्लूडिंग टेडी बियर वगैरह, ये सब वापस करे मेरा। अब वो मान ही नहीं रहा, ठीक है हम ब्रेकअप तो कर लिए, लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट किया वो तो पैसा देगी है, और वो क्या तो टर्म था, मेरे दिमाग से निकल गया यार, वो चीज़ है। तो ये सारी चीजें मैं जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट आपका बना रहे। अभी हुआ है कुछ दिन पहले, आप वैसे गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको शायद मिल जाए, न्यूज में आया था, ठीक है। तो सर वो वापस नहीं मिल सकता? अरे क्या वापस मिलेगा यार, बात ही नहीं होता है वापस मिलने का, आपने दिया है उसको तो कैसे वापस मिल जाएगा? ठीक है, वो कर दिया, उसको जानकारी नहीं होगी या फिर कुछ इस तरीके का होगा, वो हो गया, बट कोर्ट इसको खारिज कर दिया, बोला ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसी चीज को हम यहाँ पे गिफ्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं, ये जो गिफ्ट की हमने बात करी थी उसी गिफ्ट को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब गिफ्ट में क्या होता है कि कंसिडरेशन होता ही नहीं है। जब कंसिडरेशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक एज नहीं है, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो दूसरा वाला पार्टी लायबल नहीं है आपको पे करने के लिए या देने के लिए दोबारा। तो जैसे पहले हमने सेल की बात करी, वहां पे कंसिडरेशन की बात करी, और वहां में हमने कहा कि पैसे के फॉर्म में कंसिडरेशन होगा। दूसरी बात हमने एक्सचेंज लीज की करी, लीज में हमने बोला कि एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक दूसरे को देंगे, ठीक है। फिर हमने एक्सचेंज की बात करी, और उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है बेसिकली वो पैसे के फॉर्म में नहीं होता है, किसी दूसरे फॉर्म में होता है, तो एक्सचेंज की बात हमने कर ली। अब गिफ्ट में आए तो गिफ्ट में कहता है कि यहाँ पे जो कंसिडरेशन अमाउंट ही नहीं होता है, कंसिडरेशन ही नहीं होता है। एक्सचेंज में तो कंसिडरेशन था लेकिन पैसे के फॉर्म में नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब गिफ्ट की बात करते हैं, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं या लेते हैं तो हम क्या वापस पे नहीं करते उसको ना, ठीक है। तो ये चीज आप इसको ऐसे समझिए। फिर क्या कर रहा है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब मान के चलिए कि मैंने फोन खरीदा ही है, इसका ऑनर मैं हूं, इसका ऑनर मैं हूं। अब मैं एक फोन खरीद करके किसी को गिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलंटरी, अपनी मर्जी से, एंड विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड गिफ्ट। तो अपनी मर्जी से यदि मैं ये चीज अपनी वाइफ को देता हूं, अपनी माँ को देता हूं, अपने बाबूजी को देता हूं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया उनको, ठीक है दीदी, ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन दोबारा इस चीज को मैं रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने गिफ्ट के फॉर्म में दिया उनको। तो ऐसा नहीं कि गिफ्ट दिया और फिर बोला जब लड़ाई हो गया नहीं जी आप दे दो, मेरा गिफ्ट वापस करो पहले, ऐसा नहीं कर सकते आप।
ठीक है, तो यहीं पे कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलंटरी एंड विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड गिफ्ट। ये 122 ऑफ टीपीए में है, आप विशेष जानकारी के लिए वहां पे देख सकते हैं। तो ये चीज है। द पर्सन मेकिंग द ट्रांसफर इज कॉल्ड डोनर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डोनर और डोनी होता है। द पर्सन मेकिंग द ट्रांसफर इज कॉल्ड डोनर एंड द पर्सन टू whom it is made is called donee. If the donee expire before accepting the gift, it becomes void. अब देखिए तीन चीज इसको आप यहाँ पे समझिए। गिफ्ट क्या होता है वो समझा दिया, गिफ्ट में क्या ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप का राइट ट्रांसफर होता है ये समझा दिया, गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है ये समझा दिया। ठीक है, गिफ्ट किस चीज में कहां पे मेंशन है, 122 ऑफ टीपीएम है ये बता दिया। ठीक है, जो ट्रांसफर करता है ऑनरशिप के राइट को उसको डोनर कहते हैं और जो गिफ्ट लेता है उसको डोनी कहते हैं, ये समझा दिया। अरे ये 4 लाइन में कितना चीज समझा दिया आपको, और ये इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपको आपके लेवल का। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, एक और चीज बच गया। अब कह रहा है कि मैंने गिफ्ट दे दिया। अब कहा कि इफ द डोनी एक्सपायर बिफोर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट, मैंने दिया, मैंने भेजा, इसको मान के चलो कि मैं यूएस में कोई रहता है मेरा, उसको मैंने ये मोबाइल यहाँ से भेज दिया। अब उस सिचुएशन में विदाउट एक्सेप्टिंग वो डेथ हो जाता है उसका, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा मेरा गिफ्ट को, तो वो जो चीज है मेरे पास आ जाएगा और गिफ्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। ये बात को आप समझ लीजिए, इतना छोटा 4-5 लाइन में इतनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। ये गिफ्ट है, इससे अलावा और भी चीजें होती है गिफ्ट में। रजिस्ट्रेशन ऑफ द गिफ्ट की बात करते हैं, उसमें अलग अलग स्टेट में वो लॉ बना हुआ है कि इतना अमाउंट होगा तो इससे ज्यादा का होगा तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं कराइए। अब मैं एग्जांपल देता हूं एक, इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे आप झारखंड में से, यदि आप में से कोई झारखंड का हो या हिमाचल प्रदेश का हो या फिर कोई और ऐसे स्टेट का हो जहां पे लैंड की बिक्री जायज नहीं है, कहते हैं कि ट्राइबल लैंड है जी, और ट्राइबल लैंड में उन्होंने, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर जो उसकी खरीद और बिक्री की बात है उसको बैन कर दिया कि नहीं आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं उनसे जो पैसे वाले हैं वो जबरदस्ती ले लेते हैं जमीन पैसा दे करके, क्योंकि वो आर्थिक तंगी में होते हैं, फाइनेंशियल स्कैरसिटी में होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो भी अमाउंट मिलता है उनको ले लेते हैं और उसके बाद अपने जमीन को बेच देते हैं और इसको फिर वो अलग तरीके से यूज करते हैं। उस सिचुएशन में बहुत सारे स्टेट में मना है कि आप ट्राइबल लैंड को नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते। उस सिचुएशन में क्या होता है कि गिफ्ट कर दिया जाता है उस सिचुएशन में गिफ्ट करवा देते हैं, गिफ्ट डीड पे बना करके। रजिस्ट्रेशन का बात होता है, रजिस्ट्रेशन को बात छोड़ दीजिए, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट होता है, तो उस सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन मतलब गिफ्ट करवा लिया जाता है। और गिफ्ट कराने से ऑब्वियस बात है, ऐसा दिखाया जाता है कि पैसा तो लिया, हम तो गिफ्ट कर दिया जी, हमने सेल खरीद बिक्री थोड़ी ना किया, हमने सेल नहीं किया, गिफ्ट कर दिया जी, हमारा लव एंड अफेक्शन है, हमारा मर्जी, हम किसी को गिफ्ट करें, आप थोड़ी ना डिसाइड करोगे किसको गिफ्ट करना है। तो उस सिचुएशन में गिफ्ट करवा लेते हैं और पैसा किसी अन्य माध्यम से उनको दे देते हैं। ये इलीगल मींस है, लेकिन येट जो ऑन पेपर है ये लगता है कि लॉ ही है, मतलब लीगली ऐसा हुआ है। बट एनीवे, इसको मैं समझाने के लिए गिफ्ट का क्या क्या इसेंशियल कंपोनेंट है वो बात समझ में आया या नहीं आया ये बात समझिए। कोई यदि पूछ दे कि गिफ्ट देने के बाद क्या आप वापस ले सकते हैं, तो आप क्लियर बता सकते हैं नहीं जी वापस नहीं ले सकते हैं। लेकिन इन हालात में जब गिफ्ट देने वाला जो डोनर है वो दे दिया और डोनी जो है उससे पहले मर गया, उसको एक्सेप्ट करने से, उस सिचुएशन में गिफ्ट वाइड हो जाएगा और मेरा ही प्रॉपर्टी होगा, कोई तीसरा व्यक्ति उसको नहीं ले सकता। बात समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो है गिफ्ट का हो गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आने वाला है, चलो ठीक है, अब देख लीजिए जब तक चल रहा है ये। इलस्ट्रेशन है, कहता है कि ए गिव्स हिज कार टू बी एक्सेप्ट द कार बट बी डज नॉट पे एनीथिंग इन रिटर्न फॉर द कार, दिस इज नॉन एज गिफ्ट। इन दिस केस ए इज द डोनर एंड द बी इज द डोनी। ए डोनर है और बी जो क्या है डोनी है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक टेबल बना करके ये चीज यहाँ पे बता दिया गया है, उसमें आप सेल, लीज, एक्सचेंज और गिफ्ट के बारे में। ट्रांसफर की बात हम करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनर, सेल में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर प्राइस, लीज में क्या होता है ट्रांसफर फॉर लिमिटेड ओनरशिप फॉर रेंट, एक्सचेंज की बात हम कर रहे हैं तो ट्रांसफर ऑफ, ये सब आप देख लीजिएगा इसको इस तरीके से, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय द फॉर सम अनदर प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट द कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, अनदर प्रॉपर्टी, रेंट, प्राइस, इसी को लीज, देखो आ गया ना लीज, रेंट की बात कर रहे थे कोई, तो इसी को अलग फॉर्म में कर दिया ना रेंट, तो उसी को लोकल लैंग्वेज में रेंट ही कहते हैं। मोड है सेल डीड शुड बी रजिस्टर्ड, सेल डीड शुड बी रजिस्टर्ड, सेल डीड शुड बी रजिस्टर्ड, गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी, मैंने बताया था ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें भी कुछ है, अलग अलग स्टेट में वो बना हुआ है लॉ कि इतना अमाउंट का होगा तो ऐसे आप रजिस्ट्रेशन कराना, उसको छोड़ दीजिए वो आपके काम का नहीं है। तो ये चीज है, एक रिकैप है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चीजें हैं,
इसमें बहुत ही बेसिक ये चीज है, मैं इसको भी कर लूं या दोबारा दूसरे क्लास में करूं, आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मुझे पर्सनल मैसेज किए हैं कि सर 11:30 तक ही करिएगा, क्लास है या अदर इन्वॉल्वमेंट है। पर्सनल मैसेज भी बहुत लोगों का आया है। तो आप बताइए कि इसको कंटिन्यू करूं या फिर इसको रहने दूं, आज कल मैं करूं इसको। सर अगली क्लास में कर लेना सर इसको। ठीक है, तो कल हम इसको कर लेते हैं और कल मैं इसको खत्म करके दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा। तो इसलिए माइंड बैकअप आप कर लीजिएगा। दूसरा चैप्टर कौन सा है, आप में से को क्या पढ़ना चाहते हैं आप बताइए। कॉन्ट्रैक्ट है शायद, या फिर टॉट या कॉन्ट्रैक्ट में से कोई था सर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये वाला है यस सर। कॉन्ट्रैक्ट, या किसी कोई और पढ़ना है तो दूसरा चीज बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सही है सर, उसमें भी सही है सर। कंसिडरेशन और ये सर रिलेटेड है तो कॉन्ट्रैक्ट ही ठीक सही रहेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी हम शुरू करेंगे और ये सब फटाफट हो जाएगा। मैं आराम से कर दूंगा। आप लोग बहुत परेशान थे ना कि कब खत्म होगा कोर्स, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कोर्स सब चीज पढ़ा करके बढ़िया से बिना डाउट का सारा चीज करके आराम से हम जो है जनवरी फरवरी मैक्स मार्च, ठीक है, फरवरी तक हम खत्म कर देंगे इसको, या मार्च यदि हो जाए तो ठीक है, यदि धीरे धीरे चला तो मार्च हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो चीज है, टेंशन मत लीजिए उसका, आप मुझ पे छोड़ दीजिए ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए हम कल मिलते हैं। आज वैसे भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया सर मुझे सर हाँ। 2 क्वेश्चन थे सर, 1 हफ्ते से लेकर